चलो अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to uniform magnetic field, work done by magnetic force is equal to. Now always remember, magnetic force is always perpendicular to velocity as well as to magnetic field. So magnetic force is always perpendicular to displacement. So work done by magnetic force is always zero. So answer will be ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे जिससे कि हमको पता रहे कि कौन से की पॉइंट हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में काम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो हमेशा ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एफ इज क्यू वी बी साइन 90, जबकि फोर्स मैक्सिमम होता है। तो B की यूनिट होगी यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अब चार्ज क्योंकि फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए हम चार्ज को पहले I इंटू टी, करंट इंटू टाइम लिखेंगे। उसके बाद फोर्स की यूनिट न्यूटन, एम्पियर, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगी और इसी को हम टेस्ला कहते हैं। तो हमको अगर ये याद रहेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि तब हम इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बचा पाएंगे और उन क्वेश्चंस में लगा पाएंगे जहां हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हमको न्यूटन पर एम्पियर मीटर याद होगा तो हम फटाफट देख लेंगे कि ना तो ये सही है ना ये सही है, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, एक यूनिट ये, दूसरी यूनिट बी की वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इन पॉइंट्स को नोट करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी फॉर्म में बोर्ड में पूछे गए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी वो ही टॉपिक और क्वेश्चंस अभी भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये जो यूनिट्स हैं ये हम एक ही जगह पर लिख लेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है और टेस्ला। तो एसआई यूनिट ये और ये 3 यूनिट्स हैं और उसमें से देखो वेबर पर मीटर है, गलत हो गया ये। न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, ये भी गलत हो गया। वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये भी गलत हो गया। तो टेस्ला इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, गॉस इज यूनिट ऑफ। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 सेकेंड के अंदर इसका ऑप्शन का आंसर निकाल कर हम अगले सवाल पर बढ़ सकते हैं। इट्स सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में तुम्हें मिल सकता है, गॉस और टेस्ला के बीच का रिलेशन। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेटेलिक वायर है, लेंथ 2 मीटर है और वेट 4 × 10⁻³ न्यूटन है। वायर इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, देन फाइंड करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वायर है उस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर वेट नीचे की ओर लग रहा है तो ऑब्वियसली उसे बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तभी वो रेस्ट पर है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द वायर। तो यहाँ से हम करंट के लिए वेट अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर वैल्यूज रखेंगे तो बहुत इजीली ये 10 एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हमें समय चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग करंट कैरिंग कॉइल कैरीज करंट I, हैज रेडियस R एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर N। अगर करंट, रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स तीनों को डबल कर दिया, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेंगे इनिशियली और उसके बाद इन सब को डबल करके फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे
और फिर दोनों के कंपैरिजन से बताएंगे कि क्या आंसर है। तो बेहतर है कि यहाँ पे हम रफ वर्क करें जिससे हम हड़बड़ी में कुछ गलत ना करें। इनिशियली जो सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट Ni/2r होता है, यह हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू ये हो गई। उसके बाद I/N/R तीनों डबल हो गए तो इनकी डबल वैल्यूज लिख दी हमने। जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल किया हमने और म्यू Ni/2r को इंटैक्ट रहने दिया। यहाँ पर देखो तो ये जो 2 है ये बाहर कर दो तो म्यू नॉट Ni/2r ये B हो जाएगा। तो B डैश यानी फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो हमारा आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइनली डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर वेरीज विद डिस्टेंस r अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अब यहाँ पर एक चीज अलग से मेंशन कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस r इज म्यू नॉट I/2πr और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इट्स सिमिलर टू द होल फॉर्मूला एक्सेप्ट पाई म्यू नॉट I/2r। तो कंपैरिजन करके इसको भी रिवाइज करते चले हम। ये कॉइल के सेंटर पे फील्ड है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के r डिस्टेंस पर फील्ड है। अब उन्होंने पूछा है कि ये B r के साथ कैसे वेरी करता है। तो अगर पर्टिकुलर करंट के लिए हम देखें तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ऑप्शन B सीधे, अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो अगर हमें याद है तो सीधे ऑप्शन B, और हम यहाँ इस सवाल से टाइम बचाकर कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। 6th क्वेश्चन, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। ध्यान रखो, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, but charge when it is moving it produces electric as well as magnetic field। तो ऑप्शन C करेक्ट है और ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट वेरीज विद डिस्टेंस, और ग्राफ है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड r के साथ कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख ले लॉन्ग वायर का, म्यू नॉट Ni/2πr। अब B इंटू R इज कांस्टेंट अगर करंट नहीं बदल रही है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदल रहे हैं, म्यू नॉट और 2π तो कांस्टेंट है ही। तो जब कभी x y इज इक्वल टू कांस्टेंट ये इक्वेशन होती है तो उसके लिए ये जो कर्व है ये पैटर्न होता है ग्राफ का। तो B और R के बीच ऑप्शन नंबर D is the correct graph. Question number 9. A positive charge is projected towards east and is deflected towards south in a magnetic field. Field is directed towards। अब इसमें ज़रूर मैं तुम्हें बताऊंगी कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है इस तरह के सवाल को करने का। आप रफ में ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ बना ले। उसके बाद उन्होंने कहा कि चार्ज को ईस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, यानी वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है, और चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ है टुवर्ड्स साउथ। तो फोर्स और वेलोसिटी बना लो। राइट हैंड को स्ट्रेच किया, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा। तो हम V को अपनी फिंगर्स को या पाम को V की डायरेक्शन में रखते हैं और उसके बाद फिंगर्स को V क्रॉस B फॉलो करने के लिए B की डायरेक्शन में मोड़ते हैं। अब हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड को स्ट्रेच किया और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप ये रूल फॉलो करोगे। इन केस सवाल इलेक्ट्रॉन का है तो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए पूरा रूल लगा के और पॉजिटिव चार्ज के लिए आंसर निकाल लो, और फिर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका ऑपोजिट होगा और वो ऑप्शन टिक कर दो। इलेक्ट्रॉन के लिए सोचोगे तो कंफ्यूजन में आंसर गलत निकल सकता है। यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चार्ज पॉजिटिव है। तो हमने V की डायरेक्शन में अपने पाम को सेट किया। उसके बाद डिफ्लेक्शन यानी फोर्स साउथ में है, तो ईस्ट में हाथ है और थंब फोर्स की डायरेक्शन होता है, तो ये साउथ में जाना चाहिए। तो हमें अपने हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन में
पाम हो गया और हमारा थंब फोर्स की डायरेक्शन में हो गया साउथ में। तो अब अगर हम राइट हैंड थंब रूल को लगाएं तो V क्रॉस B ये होगा, यानी B को कैसा होना चाहिए, पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। V क्रॉस B, V क्रॉस B इज दिस डायरेक्शन फोर्स, यानी थंब फोर्स की डायरेक्शन है। तो तभी साउथ में डिफ्लेक्शन होगा जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगी। तो ऑप्शन बी यानी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये अगर हमें याद हो तो बेटर है, नहीं याद है तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये आपके पेपर में हो ऐसा बहुत प्रोबेबल है। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के लिए आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करना पड़ेगा डायमेंशन निकालने के लिए। तो हमने इसको लिख दिया, लेकिन B का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो हमको B का डायमेंशनल फॉर्मूला इससे मिलेगा, F अपॉन IL। ये उठाकर यहाँ B की जगह रख दिया। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को छोड़कर बाकी सारा टर्म राइट साइड में ले गए। F की जगह MLT-2 सीधे लिख दिया, ये डिस्टेंस स्क्वायर है। I स्क्वायर की जगह एम्पियर स्क्वायर, ये लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो डायमेंशंस L2 हो गए, L2 कैंसिल हो गया तो MLT-2 A-2 ये हमारा ऑप्शन है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारीक डिफरेंस है सब में, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने हर जगह लिख दिया है, जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, ऑब्वियसली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन ऑप्शंस इतने क्लोज होंगे, इतना रिजेंबल करेंगे कि बहुत ध्यान से ऑप्शन टिक करना होगा, वरना थोड़ी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ऑप्शन नंबर C is the correct option for circular coil. Next question, magnetic field B at point P R distance away from long current carrying wire। 2019 में ये भी पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमको पता है कि म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R। तो म्यू नॉट NI नहीं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब ये भी बहुत क्लोजली, बहुत रिजेंबल करते फॉर्मूले हैं, बहुत ध्यान से हमको इसमें भी ऑप्शन नंबर A को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैलकुलेट करनी है। 50 टर्न्स है, रेडियस 0.5 है, करंट 5 एम्पियर है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अब तक हमें याद हो गया होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट 5 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 हैं, 2 इंटू रेडियस, रेडियस 0.5 मीटर है। सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला विल बी द आंसर। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, आंसर पाई इंटू 10⁻⁻4 दो ऑप्शंस में हो सकता है और यूनिट डिफरेंट हो सकती है, एक में टेस्ला, एक में गॉस या कुछ और, वेबर पर मीटर स्क्वायर या कुछ और। आपको सेलेक्ट करना होगा कि यूनिट सही हो, अगर वैल्यू सेम है तो इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है 4 ऑप्शंस में। तो यूनिट और वैल्यू दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस एक जैसे दिखने वाले होते हैं, तो ऑप्शन नंबर D ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मूविंग चार्ज पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी डिविएशन, व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स विदाउट एनी डिविएशन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? चार्ज पैरेलल टू फील्ड एंटर किया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर किया, या एंटी पैरेलल टू फील्ड। अब यहाँ पर क्योंकि 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो फिर ऑप्शंस इस तरह से दिए जाएंगे। हमको फोर्स का फॉर्मूला यूज करना होगा, QVB sin थीटा।
थीटा 0 हो तो भी फोर्स 0, थीटा 180 हो तो भी फोर्स 0, और फोर्स 0 होगा तो चार्ज बिना किसी डिविएशन के मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ऑप्शंस हैं, तो 1 और 3 ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज Q with velocity v in a magnetic field B is this. Which two vectors are always perpendicular or which pairs are always perpendicular? यहाँ पे जो बेसिक है मैग्नेटिक फोर्स का कि फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि फोर्स V क्रॉस V के बराबर होता है। तो फोर्स V के परपेंडिकुलर पक्का होगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर भी पक्का होगा। लेकिन चार्ज जो V वेलोसिटी से एंटर करता है वो B के साथ किसी भी एंगल को बनाते हुए एंटर कर सकता है। तो V और B परपेंडिकुलर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फोर्स V और B इन दो के परपेंडिकुलर हमेशा होगा, इसलिए 1 और 2 दैट इज ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब इन सारे पॉइंट्स को एक जगह समराइज करना चाहिए और इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, क्योंकि ये पिछले 10 साल के पैटर्न पर बेस्ड प्रोबेबल क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट सवाल है।